नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत मैं के जी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वरदान, निश्लोक, विश्व मित्तल, सारिका चौधरी, निशांक शर्मा, प्रवीण कुमार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से सभी बच्चे लाइव हो जाइए। काजल जयंत, गुड मॉर्निंग। तो हम लाइव क्लास में आपकी जो है पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में कल हमने पार्ट 1 किया था। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और हमारे मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। ठीक है। राहुल पाल, गुड मॉर्निंग भैया। तो कल हमने पढ़ा था आपके अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A और 22। मोहम्मद सिराज, प्रीतिपाल, जय हिंद। कल जो आर्टिकल्स हमने पढ़े थे अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद विश्व मित्तल 22 तक। जी हाँ, 22 तक किया था विश्व मित्तल। उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार। धीरेन्द्र जैन, गुड मॉर्निंग। एक धीरेन्द्र जैन का क्वेश्चन था कल 21A को दोबारा रिपीट करके बता रहा हूँ। मैं सारे ही रिपीट कर रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जल्दी से लाइव हो जाइए। 22 अनुच्छेद 12 में क्या था? अनुच्छेद 12 में था राज्य की परिभाषा। ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या था? अनुच्छेद 13 में हमने पढ़ा था यदि मौलिक अधिकारों को लेकर संसद कोई कानून बनाती है और उसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है या किसी प्रकार से मौलिक अधिकारों को कम किया जाता है या उनमें किसी प्रकार से कटौती की जाती है, तो उस प्रकार की विधि या उस प्रकार का कानून शून्य होगा या अमान्य होगा या अवैध होगा। ओके। अनुच्छेद 12 और 13। इसके बाद अनुच्छेद 14 में क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताएं अपना आंसर। अनुच्छेद 14 में क्या था? अनुच्छेद 14 में था आपका विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून जो है सभी के लिए समान है। अंजलि सहरावत, गुड मॉर्निंग। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग आदि के विभेद पर रोक। 12 में क्या है? अनुराग सिंघल, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। ओके। विश्व मित्तल, स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 से आएगा, 19 से 22 तक।
अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अभी हम यहाँ पर नंबर 1 जो आपका 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक, 14 से 18 तक है आपका समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार इसको पढ़ रहे हैं। इसमें 14 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून सबके लिए समान है, बराबर है। अनुच्छेद 15 में था धर्म, जाति, लिंग, जन्मजात आदि के विभेद पर रोक। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता। अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ओके। धीरेन्द्र जैन, लोक नियोजन 16, जी हाँ। सारिका चौधरी, इक्वलिटी, समानता। अनुच्छेद जो 16 है आपका, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि नौकरी के जो अवसर हैं उसमें सबको समान अवसर दिए जाएंगे रोज। ओके। राज्य की परिभाषा का अर्थ, यानी कि राज्य की परिभाषा का अर्थ यह है कि राज्य को लेकर जो बताया गया है, जो राज्य होता है उसके बारे में बताया गया है। वैसे इसमें जो है आपके मौलिक अधिकारों की परिभाषा भी कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को भी लिया गया है। अनुच्छेद 12 में आपका राज्य की परिभाषा से दिया गया है, राज्य की परिभाषा। ये आपका अनुच्छेद 12 में है। इसी प्रकार से जब आपका अनुच्छेद 36 आएगा वहाँ पे भी राज्य की परिभाषा आएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है, यहाँ पे मौलिक अधिकारों की परिभाषा है। लेकिन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, इसको बताया गया है कि राज्य की परिभाषा है कि हमारे जनता को जो अधिकार दिए गए हैं, जनता को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो उस प्रकार की परिभाषा है आपके यहाँ पे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। ओके। अब आइए अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से और 22 तक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में था आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका सबसे पहले आता है ए 19(1)(a) या 19(1)(a), विश्व मित्तल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जी। 19(a) में था आपका बोलने की स्वतंत्रता या अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता, ठीक है। बी में आपका, बी में क्या था, बी में था आपका शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। एकत्रित होने की स्वतंत्रता। ए में आपका बोलने का ले सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता। सी में क्या आता है आपका, सी में आता है संघ, पार्टी या दल बनाने की स्वतंत्रता। डी में आता है आपका पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी पूरे भारत में घूम फिर सकते हैं। अनुराग सिंघल, संघ बनाने की आज़ादी, जी हाँ, शांतिपूर्ण रूप से बिना हथियार के, श्लोक ठाकुर। डी में आ गया आपका पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी या स्वतंत्रता। इसमें आ गया आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसमें घूमने फिरने की आज़ादी पूरे भारत में। अनुच्छेद डी के द्वारा पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, आवागमन की स्वतंत्रता है। सारिका चौधरी। ई में क्या आता है आपका, ई में आता है आपका पूरे भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। देखिए पहले एफ जो था, एफ में संपत्ति का अधिकार था, अब उसको हटा दिया गया है। और जी में आपका जो था इसके बाद पहले, सॉरी नीचे आ गया ज़्यादा, एफ में संपत्ति से संबंधित था,
संपत्ति से संबंधित था, जो वर्तमान में हटा दिया गया। और जी में था आपका रोजगार करने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो अब इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आप इसमें अगर संख्या में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 करके 6 तक हैं। और अगर ऐसे देखें ABCD करके तो आपका ये जी के अंतर्गत आता है, क्योंकि F को हटा दिया गया है, इसमें संपत्ति का अधिकार था। ओके, इसके बाद अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में आपका था अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 20 विश्व मित्तल, कल संडे है, कल की छुट्टी रखेंगे। अनुराग सिंगल, लेकिन भैया जम्मू कश्मीर में तो राज्यों को आदमी नहीं रह सकते और राज्यों के आदमी नहीं, अब रह सकते हैं वर्तमान में, उस टाइम पर नहीं रह सकते थे जब 370 थी अनुराग सिंगल, लेकिन वर्तमान में 370 वहाँ से हटा दी गई है, तो अब वहाँ पे रह सकते हैं। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता 19A में ही आती है। जी हाँ प्रवीण कुमार। अपराध के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में आता है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसमें भी आपका 20A B C करके आता है। 20A में क्या है? 20A में है अनुराग सिंगल, क्या लिखा है? एक अपराध का 2 बार दंड नहीं मिलेगा। जी हाँ, लेकिन 20A में क्या है? 20A में है अपराध करते समय जो कानून था, अपराध करते समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगी। 20A में है अपराध करते समय जो कानून था उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। बी में है एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, न कि बार बार। सारिका चौधरी, उसी लॉ के अकॉर्डिंग। जी हाँ। सी में क्या है? सी में है अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जी हाँ अनुराग सिंघल। ओके, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार भी आता है, यानी कि जीवन के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वे हमको दी जाएगी। जो जीने के लिए अति आवश्यक हैं उन सभी को दिया जाएगा, जैसे कि स्वच्छ वायु, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण, घूमने फिरने की विदेश यात्रा, इसमें बहुत सारे आता है। सूचना का अधिकार, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपकी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जिनको ऐड किया गया है। तो उस प्रकार की जो हैं, जो सभी यानी कि जीने के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं उन सभी का हमको अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है। इसके बाद आता है आपका 21A। देखिए धीरेन्द्र जैन जी, 21A
अनुच्छेद 21A मूल संविधान का भाग नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? जिसमें ए आ गया आपका ABC, जिसमें भी जिस आर्टिकल में भी आ रहा है ये मान के चलो कि वो मूल संविधान का पार्ट नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया 21A जोड़ा गया आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है। और कभी कभी इसकी समिति पूछ ली जाती है कि किसकी सिफारिश पर, कौन सी समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ था। ये शिक्षा से संबंधित संशोधन था। 6 से 14 वर्ष के बच्चे भी थे इसमें 1 से या 0 से 6 तक के भी थे। आपके अनुच्छेद 45 में आप जो पढ़ोगे, अब जब वर्तमान में फिलहाल वहाँ से 0 से 6 वर्ष के बच्चे ऐड कर दिए गए हैं, जो मिड डे मील वगैरह में जाते हैं तो उनकी व्यवस्था वहाँ पे की। ये पहले आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे अनुच्छेद 45 में थे। अनुच्छेद 45 के निकालकर इनको 21A में लाया गया, फिर 21A में जगह खाली हुई, वहाँ पे 0 से 6 वर्ष के बच्चों को ऐड कर दिया गया, वर्तमान में जो स्थिति है। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़े गए। इसमें क्या है? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाएगा या राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार या सरकार करेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। ओके। कौन सी समिति की सिफारिश पर था? कौन थे? मैंने कल भी बताया था आपको, जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चे। MN वेंकट चलैया, काजल जयंत, जी हाँ, MN वेंकट चलैया की सिफारिश पर, MN वेंकट चलैया की सिफारिश पर ये संशोधन किया गया था। 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ये किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान था, संशोधन था जो किया गया था। ओके धीरेन्द्र जैन, अब तो अनुच्छेद 21 को लेकर कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? मेरे ख्याल से सभी का क्लियर हो गया होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में भी बताऊंगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आएंगे, जो आपके जो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर है अनुच्छेद 21 तक? ठीक है, अनुच्छेद 22 चलते हैं। अनुच्छेद 22 क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, कल पढ़ा दिया था वैसे मैंने आपको ये। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। सारिका चौधरी, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। विष्णु मित्तल, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, इसके अंतर्गत भी आपका 22A, B और C आता है। ए में क्या है? ए में बताया था मैंने आपको, कारण पूछने का अधिकार। कारण पूछने का अधिकार। देखिए, एक कल मुझसे गलती हो गई थी थोड़ी सी, ठीक है, तो उसको जो है सही कर लीजिएगा। यहाँ पे बी में मैंने कल बताया था कि आपको कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, लेकिन वो सी में है। बी में है आपका मनपसंद वकील करने की आज़ादी, स्वतंत्रता। मनपसंद वकील या लॉयर या एडवोकेट
करने की स्वतंत्रता, यानी कि मनपसंद वकील से सलाह ले सकते हैं या उसको हायर कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया था कि सर, वो कल कमेंट में बताया था, एक बच्चे ने कहा कि सर जो है मनपसंद वकील करने वाले में ही उसने बताया था कि अगर वो वकील ना आए तो क्या करें, अगर वो नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे को कर सकते हैं। अगर कोई वकील नहीं आ रहा है तो उसके लिए तो कोई ज़्यादा वो नहीं है भाई, जो आ नहीं रहा तो उसका क्या कर सकते हैं, तो किसी दूसरे को कर सकते हैं। ओके, पता नहीं किस बच्चे ने कहा था, कौन से ने कहा था मुझसे, शायद अंकित चौधरी, वो अंकित प्रजापति थे शायद, वे ही थे या और भी हो सकते हैं, याद नहीं मेरे को कौन से बच्चे ने कहा था कमेंट करके, वो मैंने देखा था फिर बाद में। ओके, अनुच्छेद सी में आ जाएगा आपका 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ओके, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। यदि आपको किसी भी वक्त कैसे भी आपने कोई अपराध किया है या नहीं भी किया है और आपको गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस कर्मचारी आता है, तो सबसे पहले आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप उससे कारण पूछ सकते हैं कि सर हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, किस अपराध में हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कारण पूछने का अधिकार है अनुच्छेद 22A में। 22B में है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील, एडवोकेट हायर करने की छूट है या उससे सलाह लेने की छूट है कि अब जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है तो मैं इस संबंध में क्या कदम उठाऊं, आगे हमें कैसे अपना बचाव करना चाहिए, वकील से सलाह ले सकते हैं, उसकी छूट है। इसके बाद गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण में ही अनुच्छेद 22C कहता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, लेकिन आवागमन के समय को छोड़कर, जो आने जाने का समय है उसे छोड़कर। अब देखो, मान के सपोज करो कि आपने कोई अपराध किया है और आप यहाँ से भाग गए हैं मुंबई। अब मुंबई से आपको पुलिस जब पकड़ने के लिए गई तो वहाँ पर टाइम तो लगेगा वहाँ तक जाने में, ये तो है नहीं 24 घंटे में तो जाके लोगोगे, आप कहने लोगे सर 24 घंटे तो जो हो गए, हमें छोड़ दो सब जा। तो अगर आपने कोई अपराध किया और आप यहाँ से भाग गए हैं, ठीक है, तो अपराध यहीं पे किया है मुजफ्फरनगर में और चले गए हैं आप भाग के मुंबई, वहाँ पे पुलिस गई आपको पकड़ लिया, तो आपको जब वहाँ से पकड़ा और वहाँ से जो आने का जो समय लगेगा यहाँ तक, उसको छोड़ के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो राइट है जो है अनुच्छेद 22C के तहत कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, जो आने जाने का जो समय लग रहा है उसको छोड़कर। ओके, 22 तक सभी का क्लियर हो गया। अनुराग सिंघल 24 घंटे, जी हाँ। जी नहीं, आने जाने का जो टाइम है, जो आने जाने का समय लगेगा अनुराग सिंघल जी, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको काउंट नहीं कर सकते, उसी को मैं बार बार बता रहा हूँ। योगी विपुल सर B और C, हाँ मैंने बताया ना, ये कल गलत हो गया था मुझसे, ये आपका जो है B में आ रहा है, मैंने बुक में देखा आज जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी में, थोड़ा ये ऊपर ये B में है आपका, मैं इसी को पढ़ा रहा था, थोड़ा ये गलती हो गई थी मुझसे। ओके, ठीक है, ये आपका B में है और ये आपका C में है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? चलिए, अब मैं इसको जो है साफ कर देता हूँ। ये तो था जो आपने कल पढ़ा, उम्मीद है मुझे कि आप सबके ये याद भी हो गया होगा, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है जी आपके 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हो चुके थे कल। कौन कौन से? समता या समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। तो नंबर 3 पे चलता है आज। नंबर 3 पे कौन सा आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा मौलिक अधिकार भारतीयों को, जो नागरिकों को प्रदान किया गया है, वो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका, इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 24, जिनको हम
डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अनिकांत आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। जी हाँ, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे याद नहीं रही थोड़ी सी। देखो छत्तीसगढ़ पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस का फॉर्म आ चुका है आपका। पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस का फॉर्म आ चुका है। जो बच्चे डालना चाहें डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का फॉर्म आ चुका है और ये आपका जो है साइंस वालों के लिए है, जिन्होंने ग्रेजुएशन साइंस से की है या एग्रीकल्चर से की है, इकोनॉमी से की है। कुछ उसमें सब्जेक्ट हैं, सभी के लिए नहीं है। और मेरे ख्याल से शायद 100 या 150 के आसपास जो है, 100 कुछ वैकेंसी हैं इसमें। जो बच्चे डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 23 और 24 का वर्णन किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आपका अनुच्छेद 23 में क्या आता है? अनुच्छेद 23 में आता है मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक। मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक। मानव व्यापार से क्या संबंध है, क्या तात्पर्य है? देखिए, मानव व्यापार का मतलब है कि मानव का, जो मनुष्यों का जो व्यापार होता है, जो लेन देन होता है व्यक्तियों का, जिस तरह से जानवरों का लेन देन करते हैं हम, तो उसी तरह से पहले मानव व्यापार होता था, व्यक्तियों का व्यापार होता था, व्यक्तियों को खरीदा और बेचा जाता था। तो अब जो हैं उस प्रकार के अब मानव व्यापार पे रोक लगा दी गई है कि मानव व्यापार नहीं किया जाएगा। ओके। बलात्श्रम, बलात्श्रम से तात्पर्य है जबरदस्ती कार्य करवाना या बलपूर्वक कोई कार्य करवाना। बलपूर्वक कोई कार्य कराना। तो आज के टाइम में जो है कोई भी किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकता, जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता। उसके लिए कौन सा अनुच्छेद बना गया? अगर कोई कराता भी है तो उसके लिए अनुच्छेद 23 बना गया है। अनुच्छेद 23 रोक लगाता है कि आप जो है किसी भी कार्य, किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करा सकते। अगर वो कोई कार्य नहीं करना चाहता तो आप उससे कार्य नहीं करा सकते, जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते। वो आता है आपका बलात्श्रम के अंतर्गत। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब है कि जैसे मान के चलो कि गांव में या कोई भी व्यक्ति किसी को रख लेता है कि भैया मैंने जो है आपको 10,000 रुपये दे दिए और आपको जो है 1 साल मेरे यहाँ पे कार्य करना है, आप 1 साल तक मेरे ही यहाँ पे कार्य करोगे, कहीं और नहीं जा सकते। या 1 लाख रुपया दे दिया, 10 साल कार्य कराना है या 15 साल कार्य कराना है कि आप जो है बस मेरे ही यहाँ पे कार्य करोगे, चाहे मैं आपको कितनी भी सैलरी दूँ। यानी कि मैंने आपको 10 लाख रुपये दे दिए हैं बस आपको, और आपको मेरे ही यहाँ पे कार्य करना है, कहीं और नहीं जा सकते, आपको कहीं और कार्य नहीं करना है। तो उसको कहते हैं बंधुआ, यानी कि बांध दिया गया, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों पे रोक लगा दी गई है किसके द्वारा? अनुच्छेद 23 के द्वारा। और अगर कोई कराता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, और अगर इन मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट याचिका दायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया? श्लोक ठाकुर 23-24, योगी विपुल बलात्श्रम मजदूरी पर रोक। जी हाँ, सारिका चौधरी अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर पा। ठीक है, काजल जयंत 14 से वो आपका अनुच्छेद 23 में नहीं आएगा विपुल योगी जी। अनुच्छेद 23 में आपका मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि पर रोक है, यानी कि जो बड़े व्यक्ति हैं, 14 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। 14 वालों का आपका अनुच्छेद 24 में आएगा। ओके, अनुच्छेद 23 को लेकर कोई डाउट नहीं है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष की आयु से कम, 14 वर्ष की आयु से कम के जो बच्चे हैं आप उनसे कार्य नहीं करा सकते।
ठीक है, खान, कारखाने, दुकानें आदि कहीं पर भी, यानी कि 14 वर्ष की आयु से कम जो बच्चे हैं उनसे जो कार्य कराया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है अनुच्छेद 24 के द्वारा। ओके, काजल जैन सर, अनुच्छेद 23 में गवर्नमेंट वर्क करा सकती है? जी हाँ, देखिए कैसे करा सकती है, मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 23 में यदि सरकार चाहे तो, अनुच्छेद 23 में फॉर एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको अभी इसके बारे में, अनुच्छेद 23 में यदि सरकार चाहे तो कार्य कर सकती है। कैसे? मान के वो आपको जो है सार्वजनिक हित होगा या समाज सेवा का कोई कार्य होगा, उस प्रकार के कार्य करा सकती है। जैसे अब हाल फिलहाल में मान के चलो कि आप कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, इसमें जो है डॉक्टर और नर्स जो हैं उनको आपने देखा होगा न्यूज़ में 48 घंटे या आप 6 दिन या 10 दिन भी जाके जो है 10 दिन या 12 दिन तक भी कार्य करा रहे हैं उनसे, जहाँ पर जैसी स्थिति है उसी के अनुसार कार्य करा रहे हैं। देखिए, मानव हित के लिए या देश हित के लिए या सार्वजनिक हित के लिए कार्य कराया जा सकता है। आप यहाँ पे डॉक्टर या नर्स ये नहीं कह सकते कि सर हमारी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, हम 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे हॉस्पिटल में, ठीक है। तो मानव हित के लिए या देश हित के लिए सरकार कार्य करा सकती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को? ठीक है। अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कोई मजदूरी नहीं करा सकते, कोई उनसे कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। खान, कारखाने, फैक्ट्री, दुकान आदि पर रोक है। अगर कहीं पे पाया जाता है तो उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है। ओके, अनुच्छेद 24 कंप्लीट हो चुका है। 23-24 किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद आपके 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट हुए। मौलिक अधिकार नंबर 4 पे चलते हैं जी। चौथा मौलिक अधिकार क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नंबर 4, आर्टिकल 25 और 28 से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है काजल जयंत, अनुच्छेद 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। ओके, धीरेन्द्र जैन, धार्मिक फ्रीडम। जी हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। अंजलि, ठीक है। अब अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में क्या है? जल्दी से बताएं। धर्म की स्वतंत्रता का। देखिए, धर्म प्रचार करने का, सारिका चौधरी, जी हाँ, प्रचार करने का भी, धर्म का प्रचार प्रसार करने का, धर्म को मानने का, ठीक है, उसका अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने, उसका आचरण करने, प्रचार प्रसार करने या अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है,
या उसका आचरण कर सकता है, आचरण से संबंधित है उसको मान सकता है, ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कि उसको बढ़ावा दे सकता है किसी भी प्रकार से। अंतःकरण, या उसका अंतःकरण यानी कि धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट है कि वो अपना धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, पूरी तरह से उसको स्वतंत्रता है। ओके, अनुच्छेद 25, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 26 में क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। विपुल योगी, अनुच्छेद 25 अंतःकरण करने का अधिकार है। जी हाँ, अपना धर्म परिवर्तन करने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन से संबंधित है मैनेजमेंट वगैरह करना, धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना जो है, मान के चलो कि मंदिर है, मस्जिद है या चर्च गुरुद्वारा है, उनके लिए उनकी संस्था बना सकता है, उसको जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है। ओके, धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार है। मोहम्मद सिराज, जी हाँ, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है। क्रियाकलाप, ओके, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक संपोषित, धार्मिक संपोषित करने की स्वतंत्रता, संपोषित करने की स्वतंत्रता। संपोषित से तात्पर्य है कि धर्म से लेकर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में आदि में चंदा आता है, जो पैसा आता है वो आपका टैक्स फ्री होता है, उसमें छूट होती है, सरकार को जो है उस पर टैक्स नहीं देना होता है। तो धार्मिक संपोषित करने का अधिकार है, यानी कि छूट प्रदान है। धार्मिक जो स्थल हैं उनको जो इनकम हो रही है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता, उस धार्मिक स्थल को। ओके, अनुच्छेद 27, ठीक है, यानी कि टैक्स वगैरह में जो है वो छूट प्रदान है, टैक्स नहीं देना होता। क्लियर है 27। अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28 में क्या है, धार्मिक संपोषित, जी विपुल योगी। अनुच्छेद 28 में है आपका धार्मिक शिक्षा, उपासना आदि में उपस्थित होना। ओके, धार्मिक उपासना में प्रेजेंट होना। काजल जयंत, जी हाँ, धार्मिक शिक्षा या उपासना या सभा आदि में उपस्थित होना। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उपासना में, यानी कि जहाँ पे धर्म से संबंधित लेके आपकी पूजा पाठ हो रही है, उसकी उपासना की जा रही है किसी मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में, वहाँ पर जाने की स्वतंत्रता है, उपासना करने की स्वतंत्रता है। या धर्म से संबंधित कोई सभा हो रही है तो उसमें भी जाने की स्वतंत्रता है। ओके, अनुच्छेद 28 क्लियर हुआ। 25 से 28, अनुच्छेद 25 में है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता या अपने धर्म को परिवर्तन करने की, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, धार्मिक रूप से पूरी तरह से आज़ादी है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक प्रबंधन, यानी कि जो धार्मिक स्थल हैं आप उनका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उनका रखरखाव कर सकते हैं, उस प्रकार की छूट है आपको। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक संपोषित का मतलब है जो धार्मिक स्थल हैं किसी भी धर्म से संबंधित है, उनमें जो पैसा आता है, जो उनको इनकम होती है, जो चंदा वगैरह आता है, वो टैक्स से मुक्त रहेगा, टैक्स की उसमें छूट होगी आपको। अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो धार्मिक जो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है, अपने धर्म से संबंधित अपनी शिक्षा ले सकता है, उसकी उपासना कर सकता है, या धर्म से लेकर कोई सभा हो रही है उसमें जा सकता है, उसमें जाने की स्वतंत्रता है। ओके,
उपासना का मतलब है पूजा करना या किसी चीज़ को, जैसे कि मंदिर में जाके हम जो है पूजा करते हैं तो उसको उपासना कहते हैं, या मस्जिद में जाके लोग नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, वहाँ पे उपासना करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। ठीक है धीरेन्द्र जैन। तो उपासना करने का अधिकार है, यानी कि स्वतंत्रता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कोई डाउट है? आगे चलें। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर मैं साफ करता हूं इसको। ओके, अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया आपका, यानी कि मौलिक अधिकार आपके 4 हो चुके हैं। इसके बाद नंबर 5 पे कौन सा मौलिक अधिकार आता है? जल्दी से कमेंट करके अपने आंसर बताएं। नंबर 5 पे कौन सा मौलिक अधिकार आता है? आर्टिकल 29 से 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। जी हाँ धीरेन्द्र जैन, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। ठीक है जी। मोहम्मद सिराज, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। जी हाँ, काजल जैन, धीरेन्द्र जैन, वरदान, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, श्लोक ठाकुर। ओके ठीक है। तो देखिए ये आपका जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है ये केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो ये याद रखें, इसमें केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए। ये जो आपके 2 अनुच्छेद हैं 29 और 30 केवल अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं। और अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? देखिए अल्प का मतलब होता है कम, और जी का संख्या, यानी कि जो संख्या में कम हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जो व्यक्ति संख्या में कम हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं धार्मिक रूप से। ठीक है, जिस धर्म के व्यक्ति संख्या में कम हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं उनको बहुसंख्यक कहते हैं। ठीक है जी। ओके, अनुच्छेद 29 में क्या है? अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो हित हैं, शिक्षा से संबंधित, रोजगार से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो हित जुड़े हुए होते हैं लोगों के, जो अपने हित होते हैं, उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। काजल जयंत, अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण। ओके, एजुकेशन। जी हाँ, विपुल योगी विपुल, अल्पसंख्यकों की शिक्षा का
संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण किया जाएगा। आपने देखा होगा जैसे कि मदरसा बोर्ड है या सिखों का भी पंजाबी से लेके कोई अलग से बोर्ड होगा, तो इस प्रकार के जो बोर्ड हैं उन्हें पूरी आज़ादी होती है, वे हाई स्कूल इंटर तक भी पढ़ाते हैं, उनके सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है शिक्षा का संरक्षण प्रदान किया गया है उनको, और हितों का संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, विश्व मित्तल। जी हाँ, इसके बाद अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा का संरक्षण, मोहम्मद सिराज, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। जी हाँ, ओके, यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अनुच्छेद 30 तक स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। शुभम तायल, यस सर, ओके। अब लास्ट में आता है आपका जो छठा मौलिक अधिकार है, वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। 31 के बारे में देखिए, अनुच्छेद 31 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहली वीडियो में। जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली भी देख लें। ठीक है, शुभम उपाध्याय, हाँ जी, ठीक है। अनुच्छेद 31 में आपका एक बार और बता देता हूँ, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300A के तहत भाग 12 और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, वो आपका अनुच्छेद 31 में था। ओके, तो अब हम बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा कहा है। क्यों कहा है? देखो, ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो उपरोक्त आपने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, उपरोक्त 5 मौलिक अधिकार जो आपने ऊपर के 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, अगर उनका हनन होता है, उपरोक्त जो 5 मौलिक अधिकार हैं, यदि कोई सरकार, संस्था, कंपनी या कोई व्यक्ति आपके उपरोक्त 5 मौलिक अधिकारों का हनन करती है, उन्हें आपसे छीना जाता है या उनमें कटौती की जाती है, ठीक है, या उनका शोषण किया जाता है, तो आप जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। चाहे वो अगर सरकार छीन रही है तो सरकार के विरुद्ध जा सकते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी छीन रहा है, उनका हनन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के, उस अधिकारी के विरुद्ध जा सकते हैं। कोई व्यक्ति छीन रहा है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? सारिका चौधरी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अब यहाँ पे एक और आता है आपका, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत जा सकते हैं? मोहम्मद सिराज, विश्व मित्तल, 226। जी हाँ, हाई कोर्ट अगर जाना है आपको तो अनुच्छेद 226 के तहत सीधे डायरेक्ट जा सकते हैं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप याचिका दायर कर सकते हैं
अगर उपरोक्त 5 मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का आपका जो है हनन हो रहा है, तो आप सीधे उस व्यक्ति, संस्था या सरकार या सरकारी अधिकारी के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट दायर करा सकते हैं। ये 5 प्रकार की कौन कौन सी हैं मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, उनके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो है आपके जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है रिट जारी कर सकते हैं। 5 प्रकार की रिट जारी करेंगे कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट करेगा 226 के तहत। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ओके, निशांत शर्मा अनुच्छेद 226, अंजलि 226। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को लेकर यदि उपरोक्त में से 5 मौलिक अधिकार में से किसी का भी हनन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में उस व्यक्ति, संस्था, सरकार या कंपनी के विरुद्ध वाद दायर कर सकते हैं। ओके, सुशील जेडी, राम राम जी, अनिकांत, यस सर। ओके, ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन सी है वे 5 रिट? जल्दी से बताएं। नंबर 1, 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर कर सकते हैं। देखिए, रिट से हैबस कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबस कॉर्पस, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है आपका मैंडमस या परमादेश। परमादेश। नंबर 3, सर अनुच्छेद 32 नहीं लिखना क्या कुछ? विश्व मित्तल, अनुच्छेद 32 में बताया ना मैं आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। हाँ, अनुच्छेद 32 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लो आप अनुच्छेद 32। ओके, नंबर 3 पे आता है आपका प्रतिषेध। ओके, प्रतिषेध। नंबर 3 प्रतिषेध आता है आपका, प्रतिषेध में आएगा आपका प्रोबिहेसी। प्रोबिहेशन नंबर 3 हो गया। नंबर 4 में क्या आएगा आपका? नंबर 4 में आएगा आपका उत्प्रेक्षण। ठीक है, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्योवेरेंटो।
QUOWARRNTO। ओके। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका नंबर 5 पे अधिकार प्रश्चालेख। यहीं पे लिख देता हूँ, अधिकार प्रश्चालेख। अधिकार प्रश्चालेख को जो है इंग्लिश में कहते हैं आप CERTIORARI। ओके। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को प्रस्तुत करना, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। यह आदेश किसे दिया जा रहा है? जिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार किया है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के लिए जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उसके विरुद्ध ये आदेश निकाला जाता है। इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को प्रस्तुत, यानी कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए 24 घंटे के अंदर। ओके। बंदी प्रत्यक्षीकरण राहुल पाल, अधिकार प्रश्चालेख। जी यहाँ तक समझ में आ गया सबके? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है को प्रस्तुत करना, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। अगर उसे 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश देगा कि आप जो है उसको नज़दीकी न्यायालय में या नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करें, प्रस्तुत करें। ओके। इसके बाद परमादेश। परमादेश का मतलब है आदेश, यानी कि आदेश देना। इसमें जो है सरकारी कर्मचारी को या सरकारी अधिकारी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक आदेश जारी करते हैं कि आप अपना कर्तव्य या अपना कार्य सही प्रकार से करें। यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, जो उसका कार्य है वो उसको अच्छी प्रकार से नहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके विरुद्ध परमादेश यानी कि आदेश निकाला जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जरिए कि आप अपना कार्य सही प्रकार से करें। ओके। इसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है रोक लगाना। प्रतिषेध का अर्थ होता है रोक लगाना, यानी कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय के कार्यों पर रोक लगाता है। क्यों? मान के चलो कि कोई मुकदमा आपने जो है आपके मौलिक अधिकार, आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है। यदि आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आप उस मौलिक अधिकार के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं, जिसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को राइट नहीं है। ठीक है, राइट सिर्फ जो है मौलिक अधिकारों पर सुनवाई करने का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले गए तो इसमें हाई कोर्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस कार्य पर रोक लगाएगा कि आप जो है इस मुकदमे को ना देखें, इस मुकदमे को रोक दे। क्यों? क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
ये जो लंबित मुकदमा है, जो आपके यहाँ पे मुकदमा आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौलिक अधिकारों को लेकर, ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसे रोक दें। यानी कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर रोक लगाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अनिकांत, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर रोक जब केस पेंडिंग में है। क्या कहना चाह रहे हैं? अनिकांत, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर रोक। सर अपना 5 में इंग्लिश में गलत लिखा है। नंबर 5 में क्राइटेरी ऊपर नीचे हो गया। अच्छा है, ये वाला ये नीचे आना था और ये ऊपर है। चलो ठीक है, इसको ऐसे कर लो, ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर है। ठीक है, चलो हाँ ओके। श्लोक ठाकुर, ये आपका जो है नंबर 5 में आएगा इंग्लिश वाला, और ये 5, ये आएगा आपका 4। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान से गलती होती है। ठीक है, तो हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब है कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय के कार्य पर रोक लगाता है। अगर वो मुकदमा उसके पास, यानी कि उसको उसकी अथॉरिटी नहीं है, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो उसके कार्य पर रोक लगाएगा। यानी कि रोक लगाना कौन लगाएगा? ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय पर। ओके, कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि निचले न्यायालय ऊपरी न्यायालय पर जाएगा, या कोई छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी पर रोक नहीं लगाता। यानी कि बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर ही रोक लगाता है, क्योंकि वो कार्य उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। इसके बाद उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब है जो मुकदमा, लंबित मुकदमा ऊपरी न्यायालय में रोक दिया गया है। यानी कि जो यहाँ पे क्या था? रोक लगाना। यहाँ पे इसके बाद उत्प्रेक्षण में आता है कि वो हमारे पास भेज दीजिए। यहाँ पे कहेगा ऊपरी न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये कहेगा कि जो मुकदमा आपके यहाँ पे जिस पे हमने रोक लगाई है, जो मुकदमा आपके यहाँ लंबित है, उस मुकदमे को आप हमारे पास भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए उसको हमारे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। ओके, उत्प्रेक्षण का मतलब है यानी कि ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देगा कि जो लंबित मुकदमा आपके यहाँ है, आप उसे हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। ओके अंजलि जी, हाँ, सूचना देना या प्रमाणित करना भी इसके अंतर्गत आता है। सूचना देना या प्रमाणित करना, यानी कि जो मुकदमा आपके यहाँ पे जिस पे रोक लगाई है, वो मुकदमा आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसे हमारे पास भेज दीजिए। ओके, उत्प्रेक्षण तक क्लियर है सभी बच्चों का? अनिकांत जी सर, ठीक है। अधिकार पश्चालेख। अधिकार पश्चालेख का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त होता है, साफ करके यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसका नंबर 5 का, नंबर 5 का यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर नियुक्त होता है, सार्वजनिक पद पर नियुक्त होता है, तो उसकी योग्यता की जांच की जा सकती है। अगर किसी को शक है, मान के चलो कि जैसे सार्वजनिक पद पे आपका राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, कोई सांसद हुआ, डीएम हुए, एसडीएम वगैरह हुए, कोई इस पद पर आता है, किसी सार्वजनिक पद पर कोई किसी सार्वजनिक पद को ग्रहण करता है, तो उसकी योग्यता की जांच की जा सकती है कि क्या वो उस पद के योग्य है या नहीं। ओके, अधिकार पश्चालेख कहता है कि जो व्यक्ति या अधिकारी या कर्मचारी सरकारी पद पर या किसी सार्वजनिक पद पर नियुक्त हुआ है,
उसकी योग्यता की जांच की जा सकती है कि क्या वह व्यक्ति उस पद के योग्य है या नहीं। ओके, यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया। अनुच्छेद 32, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। एक पार्ट और होगा इसका, भाग 3, यानी कि 3 क्लास में आपके मौलिक अधिकार समाप्त होंगे। ओके, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वे 3 भागों में समाप्त होंगे। तो एक क्लास और होगी। कल आपका ऑफ रहेगा, संडे है। ओके, तो कल आप जो है छुट्टी रखेंगे। बाकी 9:30 से आपकी जो मैथ की क्लास चलती है वो चलेगी और आपकी साइंस की क्लास भी चलेगी, बट आपकी इंडियन पॉलिटी की क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका कल आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।